जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एमपीपीएससी 2021 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की इस बहुत ही स्पेशल सीरीज में। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं भैया 500 से ज़्यादा प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सीरीज, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की चीज़ों को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इसमें यूनिट नंबर, कई बच्चों को टेंशन होता है कि भैया यूनिट नंबर 7 का क्या होगा, यूनिट नंबर 9 का क्या होगा, यूनिट नंबर 8 का क्या होगा। बच्चा करंट अफेयर पे पूरी एक सीरीज अलग चल रही है। आप अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो करंट अफेयर का एक पूरा सीरीज आपको यूनिट नंबर 8 के लिए प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उसको देखते चलिए, वो एक अलग सीरीज चल रही है। तो यहां हम यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 को कवर करेंगे। इसमें मेरे साथ यूनिट नंबर 7 के लिए और यूनिट नंबर 9 के लिए दूसरे स्पेशलिस्ट भी होंगे, जो आपको यूनिट नंबर 7 की बारीक चीज़ों से परिचित कराएंगे। तो सिर्फ अकेला मैं ही नहीं रहूँगा, और भी कई सारे टीचर्स आप लोगों को इस सीरीज में साथ देंगे। पर फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट शुरुआती टॉपिक्स हैं वो मुझे ही कवर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक आज का है हमारा यूनिट नंबर 9 में, वो है मध्यकालीन भारत के प्रमुख शब्द। आपने पढ़े हैं यूनिट नंबर 1 और 2। अभी जो हमारा फोकस है वो 1, 2, 3, 4 इन चीज़ों पर है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उन टर्मिनोलॉजीज पर, जो अक्सर हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, जिन पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। और हमेशा कुछ न कुछ आता ही आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो बनने की संभावना है। इसके पहले हमने प्राचीन भारत के सारे टर्मिनोलॉजी देख ली, दक्षिण भारत की टर्मिनोलॉजी देख ली। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में बच्चा हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैला दो, दोस्तों तक पहुंचा दो। जितने बच्चे हैं सब लोग स्टेटस पे लगा लो इस क्लास का लिंक। मुझे लगता है कि आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहां पर पढ़ें, बस नथिंग एल्स। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारत के प्रमुख शब्दों की जब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 9 में, तो सबसे पहले आते हैं दिल्ली सल्तनत के शब्दों पर। दिल्ली सल्तनत के शब्दों पर, और दिल्ली सल्तनत के शब्दों में सबसे पहला शब्द आता है चहलगानी। चहलगानी, आपको पता ना इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था चहलगानी। तो चहलगानी माने 40 तुर्की प्रमुखों का एक ग्रुप, 40 तुर्की सरदारों का एक ग्रुप, जिसको हम चहलगानी कहते हैं। छत्र, छत्र का मतलब होता है शाही प्रतीक चिन्ह। जो रॉयल प्रेस्टिजिबल एक प्रतीक चिन्ह होता है उसे छत्र कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जिसका मतलब होता है सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दरअसल ये डिपार्टमेंट बनाया था किसने? बलबन ने। तो मैं सारे डिपार्टमेंट भी यहाँ कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग बस एक बार बस पढ़ लें, और कुछ खास नहीं। सिजदा और पैबोस, सबको पता है सिजदा और पैबोस, ये भी बलबन ने शुरू किया था। सजदा का मतलब होता है प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये 2 परंपराएं हैं जो बलबन ने अपने दरबार में प्रारंभ की थी, अपने एक नए किंगशिप थ्योरी के साथ। वो चाहता था कि मैं जो हूँ वो सुल्तान का जो पद है वो दरबार में सबसे हायर प्रेस्टिजेबल पोजीशन पर रहे, और उसके लिए उसने कुछ नई परंपराओं को शुरू किया। उसमें एक सिद्दा पेबोस के अलावा एक और था, नौरोज त्योहार, जो ईरानी त्योहार था, न्यू ईयर, वो भी शुरुआत उसने किया। अगला कंसेप्ट है मलिक नायब। मलिक नायब मने दिल्ली सल्तनत के उप राज्य संरक्षक, डेप्यूटी स्टेट जो है प्रोटेक्टर, वो है मलिक। अगला है शहना। सहना का मतलब होता है, जो सहना मने सेनाए मंडी एक शब्द था, सेना मने अधिकारी। ठीक है, अब वो सेनाए मंडी हो सकता है तो मंडी का अधिकारी हो गया। सहना ए समझ लो, सहना ए सैनिक मतलब आर्मी का हो गया। तो सेना मैंने सिर्फ एक अधिकारी। तो जो बाजार, खासतौर पे बाजार व्यापारी और बाजार नियंत्रण रखने वाले प्रमुख अधिकारी को सहना कहा जाता था। तो वो सहनाए मंडी के तौर पे फेमस हुआ था। बंजारे, सबको पता है बंजारे माने व्यापारी। अच्छा, उस समय पर व्यापार ऐसा नहीं होता था कि एक बाजार लग गया और वहीं पर सब आ गए खरीद लिया। उस समय व्यापारियों को, बेचारों को एक ग्रुपिंग में जाना पड़ता था, अलग अलग शहर जाकर के वो अपना सामान बेचते थे। जिस तरह के आज हम फेरी वाले होते हैं ना, आज फेरी वाला तो अकेला आता है बेचारा, है ना, मगर बंजारे जो होते थे ग्रुप में चलते थे, व्यापारियों का समूह होता था।
बांध, बांध मने पैसा। अब बांध मने आज होता है डैम, उस समय बांध पैसे को बोला जाता था। दिल्ली सल्तनत में बांध मने पैसा। अगली बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो अगला जो शब्द है बच्चा वो है जीतल। जीतल क्या है? जीतल यूनिट था, एक करेंसी का एक यूनिट होता था, उसे जीतल कहते थे। सिक्का समझ लो। टका, टका और जीतल ये दोनों सिक्के थे। टका भी मुद्रा थी, करेंसी थी, और ये टका और जीतल ये दोनों जो चलवाई थी, किसने चलवाई थी? अपने इल्तुतमिश ने। ठीक है। सवार, सवार मने घुड़सवार, हॉर्स राइडर, सवार मने। खुट्स और मुकद्दम, मुकद्दम मने ग्राम प्रधान। खुट्स, खुट जो होते थे वो जमींदारों को कहते थे, जो लैंडलॉर्ड होते हैं उन्हें हम खुट कहते हैं, और ग्राम प्रधान को कहते थे मुकद्दम, मुकद्दम। ठीक है। अमील, अमील का मतलब होता है स्थानीय अधिकारी। अमील मने लोकल ऑफिशियल्स, उसको अमील कहते हैं। दीवानी अमीर एक कोही, अमीर एक कोही। दरअसल ये क्या था? एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, और ये डिपार्टमेंट बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब दोआब में जो है फेमाइन पड़ा, जब अकाल पड़ा, तब उसने ये डिपार्टमेंट बनाया था। तो दोआब में खेती की सुधार के लिए विभाग उसने बनाया था, अमीर एक कोही। जजिया सब जानते हैं, गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक रिलीजियस टैक्स होता है जजिया। अगला है कारखाना, शाही कार्यशालाएं जो होती है वो कारखाना। अच्छा, जजिया के बारे में दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो जजिया होता है भारत में सबसे पहले लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, जब 712 में उसने अरब से सिंध पर आक्रमण किया था। तो मुल्तान वाली बेल्ट पर उसने सबसे पहले जजिया लगाया। मगर उसके बाद में जो जजिया है लगातार हिस्सा बना रहा, दिल्ली सल्तनत का भी, मुगल सल्तनत का भी। फिर अकबर ने इसको हटाया, अकबर ने हटाया तो बाद में फिर औरंगजेब ने लगाया, मगर औरंगजेब ने कुछ अलग तरीके से इसको लगाने की कोशिश की थी। उसके बाद में फिर आपको ये पता करना है कि फाइनली इसको हटाया किसने? क्या जहांदार शाह ने हटाया कि क्या फर्रुखसियार ने हटाया? किसने इसको हटाया था फाइनली? ठीक है, वो आपको पता करना है। अब आते हैं कारखाना, मतलब शाही कार्यशालाएं, मतलब गवर्नमेंट, एक तरह से आप समझ लो कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको कहते हैं। अब अगले शब्द पर आते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ सोशल, इकोनॉमिकल एंड गवर्नमेंटल टर्मिनोलॉजी पर। खुतबा, ठीक है, खुतबा, खुतबा मने अक्सर होता है ना खुतबा स्वीकार करना या खुतबा पढ़ाना। तो खुतबा मतलब होता है जो खलीफा होता है। खलीफा कौन है? इस्लामिक साम्राज्य का सबसे प्रमुख मुखिया। जो खलीफा है, खलीफा के नेतृत्व को स्वीकार करने वाला इस्लामी शासक, खलीफा के लीडरशिप को एक्सेप्ट करने वाला जो इस्लामिक रूलर है उसे हम बोलते हैं खुतबा पढ़ना। उलेमा, धार्मिक वर्ग जो होता है उसे हम उलेमा कहते हैं। धार्मिक, रिलीजियस जो एक क्लास हो गई उसे हम उलेमा कहते हैं। वजीर, प्रमुख प्रशासनिक व्यक्ति जो पहले एक सैन्य नेता के लिए उपयोग किया जाता था, बाद में राजस्व मामलों के विशेषज्ञ के लिए। वजीर मने समझ लो कि सुल्तान के बाद सबसे बड़ा व्यक्ति, मगर शुरुआत में वजीर होता था जो मिलिट्री का हेड होता था। बाद में क्या हुआ कि एक नया पद बन गया मीर बख्शी, तो मिलिट्री वाला पद उसको चला गया, तो वजीर जो है ना सिर्फ रेवेन्यू के मामले देखने लगा। तो वजीर का आप दोनों में से जो भी आए आप लगा दीजिएगा, बट अगर दोनों आता है ना तो आप सैन्य वाला ही लगाइएगा। ठीक है। अब आते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज मैंने बताया सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट। अर्ज ए मामलिक, अर्ज ए मामलिक यह सैन्य विभाग का प्रमुख, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ दीवाने अर्ज, और अर्ज ए मामलिक मतलब डिपार्टमेंट का मुखिया। दाग, दाग मतलब घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली। घोड़ों को ना, जैसे आज नहीं हमारी जो सरकारी जितने भी वेपन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं या गाड़ियां होती हैं, या हमारी उस पर हम एक मार्किंग कर देते हैं, ब्रांडिंग कर देते हैं। उस समय पर उसको कहते थे घोड़ों को दागना, मतलब ब्रांडिंग कर दी भैया ये सरकारी घोड़ा है। ठीक है, ये प्रथा शुरू करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर होता है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत, रिसालत बोला है, रियासत नहीं बोला है बच्चा, दीवाने रिसालत। तो ये धार्मिक मामलों का विभाग था जो सदर की अध्यक्षता में काम करता था, रिलीजियस मामलों का मुखिया। अब हम आते हैं मुगल
साम्राज्य यानी मिडावल हिस्ट्री में मुगल के बिना तो मिडावल हिस्ट्री होगी नहीं, तो मुगल साम्राज्य के प्रमुख शब्द क्या क्या होते थे उस पर हम बात करें तो सबसे पहला शब्द आता है वो है वजीर। यहां पर ना वजीर हो गया मुगल साम्राज्य में राजस्व मुखिया का, राजस्व मामलों का प्रमुख। वहां क्या है, दिल्ली सल्तनत में वजीर पहले मिलिट्री का रहा फिर रेवेन्यू का हुआ, मगर यहां वजीर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू मामलों का मुखिया बन गया। दीवान सभी आय और व्यय के लिए एक जिम्मेदार, खालसा और जागीर पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। ठीक है। मीर बख्शी, मीर बख्शी माने सैन्य विभाग जो होता ना, सैन्य विभाग का मुखिया और जो सूचना और खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व करने वाला। मीर बख्शी माने मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड समझ लो, सेनापति, सेनापति और साथ में हम बोलेंगे रक्षा मंत्री आज का। मीर समान, मीर समान क्या हुआ कि जो शाही परिवार के प्रभारी होते थे, शाही परिवार के प्रभारी उसको बोलते थे मीर समान। दीवान ए बयूताती, दीवान ए बयूताती, बयूताती तो बयूताती कौन है, जो ऐसी सड़कें होती थी ना जो सरकार के नियंत्रण में है मगर अनुरक्षित हैं, अनुरक्षित हैं, सरकारी नियंत्रण की सड़कें, सरकारी ऐसे भवन होते थे जिन पे गवर्नमेंट का परचम था, उसे हम बोलते थे दीवान ए बयूताती। ये डिपार्टमेंट वही देखता था सरकारी बिल्डिंगों को और सड़कों को। मीर मानसियो, मीर मानशियो तो मीर मानशियो जो होता है वो शाही पत्राचाल यानी रॉयल करेस्पॉन्डेंस को देखता है, रॉयल करेस्पॉन्डेंस को देखता है। सद्र उस सद्रो, सद्र उस सद्रो तो ये होता है धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती के प्रभारी। सद्र उस सद्रो धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती के जो प्रभारी होते थे उनको कहते थे धर्म के मामलों में। काजी उल कुजात, सबको पता ही है काजी उल कुजात जो जुडिशल डिपार्टमेंट के हेड, न्यायिक विभाग के प्रमुख होते थे काजी उल कुजात। मुहतसिब, मुहतसिब एक पद था मिडाइवल हिस्ट्री के मुगल सल्तनत में जो औरंगजेब ने बनाया था, और ये क्या होता था, ये देखता था कि यार पब्लिक में ना किस तरह से रिलीजियस मामलों को देखा जा रहा है, तो धार्मिक मामलों को, सार्वजनिक नैतिकता से संबंधित जो मामले होते थे वो मुहतसिब देखता है। मुशरिफ ए मुमालिकी, मुशरिफ ए मुमालिकी उसे बोलते थे महालेखागार, महालेखागार मतलब एक तरह से अकाउंटेंट हो गया। ठीक है। मुशरिफ ए मुमालिकी। मुस्तौफ ए मुमालिकी महालेखागार, वो भी यही होता था, सेम हो गया। दरोगा ए डक चौकी, दरोगा ए डक चौकी तो इंपीरियल पोस्ट के प्रभारी अधिकारी। इंपीरियल पोस्ट माने एक तरह से आप समझ लो कि जो अंदर हमारी जो पोस्ट होती थी, सैन्य पोस्ट होती थी जो शहर में हो या शहर से थोड़ा बाहर हो, राजधानी के बाहर हो, उसे हम बोलते थे दरोगा ए डक चौकी, इंपीरियल पोस्ट। मीर ए अर्जो, मीर ए अर्जो तो ये हुआ याचिका के प्रभारी अधिकारी। याचिका माने जब सुल्तान को, बादशाह को जो जो पिटीशन भेजी जाती थी, याचिकाएं भेजी जाती थी, तो उसके जो प्रमुख प्रभारी होते हैं उसको बोलते थे मीर ए अर्जो या मीर ए अर्जी। ठीक है। अब आते हैं वाक्यान्विस समाचार संवाददाता। वाक्यान्विस जो जो अलग अलग समाचार आए हैं आपको प्राप्त हुए हैं वो सुल्तान या बादशाह के सामने रखने वाला अधिकारी बोलते थे वाक्यान्विस। अब सिपह सलार, सिपह सलार मतलब प्रमुख एग्जीक्यूटिव उसका। ठीक है। दीवान, दीवान मने राजस्व विभाग का मुखिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड। बख्शी मैंने बताया सैन्य विभाग का प्रभारी। सदरी न्यायिक विभाग का प्रभारी। फौजदार ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। अमल मालगुजारी जो रेवेन्यू कलेक्टर होता है वो, और कोतवाल मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, और अमीन जो रेवेन्यू एक छोटा अधिकारी है, अमीन रेवेन्यू का ही, जैसे आज पटवारी होता है बस वैसा ही। ठीक है। अब आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी पर, और जब कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो दीवान ए वजारत रेवेन्यू और वित्त विभाग को देखने वाला एक बड़ा अधिकारी। दीवान ए अर्जी हो गया, हाँ दीवान ए रसालत मुहतसिब, जो दीवान ए रसालत मुहतसिब विदेशी मामलों का प्रमुख हो गया। ये दीवान ए इंसा जो हो गया ना सरकार के संरक्षक हो गया। दीवान ए कुजा न्यायिक विभाग का एक अधिकारी। दीवान ए बरीद खुफिया विभाग का एक अधिकारी बरीद।
और दीवाने समान मैंने बताया कि ये शाही घराने का भी एक अधिकारी होता था। अब आते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी पर। मराठा साम्राज्य के कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी जो बहुत महत्वपूर्ण भी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले वो है मामलातदार या वायसराय। मामलातदार या वायसराय, तो जो प्रांतों के प्रमुख होते हैं, प्रोविंस के जो मुखिया होते हैं उन्हें बोलते हैं मामलातदार या वायसराय। फिर होता है देश पांडे या पटेल, तो जो गांव के मुखिया होते हैं, गांव का मुखिया नहीं मतलब जो राजस्व उगाता है और जो सरकार को जमा करता है, तो गांव का मुखिया देश पांडे या पटेल कहलाते थे मराठा साम्राज्य में। सकरनुकस, ये सही नहीं लिखा है, सकरनुकस या प्रांतपति, तो प्रांत के प्रमुख। चौथ क्या होता था? चौथ और सरदेशमुख, मराठा साम्राज्य में 2 टैक्स होते थे। तो चौथ मने क्या? वो टैक्स जो शिवाजी महाराज जो है दूसरे स्टेट से लेते थे उनकी प्रोटेक्शन के बदले। तो शिवाजी द्वारा उन क्षेत्रों पर लगाया जाने वाला कर जो उनके राज्य के लिए विदेशी थे और लोगों द्वारा दक्कन या मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले कर का 1/4 होता था, उनकी प्रोडक्शन का 1/4। और सरदेशमुखी मने क्या? ये मराठा राज्य जो अपने शिवाजी के अंतर्गत आने वाला राज्य था वो शिवाजी को टैक्स देते थे। सरदेशमुखी, शिवाजी सरदेशमुखी थे, उनके प्रमुख थे, प्रांत के मुखिया थे, राज्य के मुखिया थे, तो जनता से लिए जाने वाला टैक्स जो था वो सरदेशमुखी। अब आते हैं पेशवा। सबको पता है पेशवा क्या है? प्रधानमंत्री होता था। नबुआती, सेना के मामले देखने वाला। न्यायाधीश, आपको पता है जुडिशियल मामले देखता। अमात्य, वित्त मंत्री। वाक्यान्वेश, गृह मंत्री। सामंत या दबीरी, बाहरी लोगों से निपटने का काम होता था सामंत का, मतलब विदेश मामले। अब देखो यहाँ पर एक चीज जरूर दिमाग में रखना आप लोग की ना, पीएससी में शिवाजी के अष्टप्रधान पर बहुत प्रश्न बने हैं, तो अष्टप्रधान पर थोड़ा तैयार कर लीजिएगा भैया। पंडित राव आधिकारिक धार्मिक मामले देखता था, है ना। हजार मजिलसो, ये सर्वोच्च न्यायालय या राजा का दरबार कहलाता था। हजार मजिलसो जो शिवाजी का दरबार होता था वो। बर्गिस, घुड़सवारों की श्रेणी जिसे स्टेट एक्सचेंज से भुगतान किया गया हो, ठीक है, सरकार ने पैसा दिया हो, घुड़सवारों की सीरीज बर्गिस। सिलहदार, वे आकस्मिक सैनिक, आकस्मिक मतलब इमीडिएट जिनकी रिक्वायरमेंट हो जाए उसे हम बोलते हैं आकस्मिक सैनिक, वो। कारखानी मतलब अधिकारी को कारखानी भी कहते हैं। चिटनिस, जो करेस्पॉन्डेंस मामलों को देखने वाला अधिकारी था। फड़नवीस, उप लेखा परीक्षक होता था, ठीक है। मजूमदार, लेखा परीक्षक है। जामदारी, कोषाध्यक्ष होता था। पोर्टनिस, ये केस कीपर होता है। और दफ्तरदार मतलब अभिलेख विभाग का कुछ प्रमुख अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये जो है ये मराठा साम्राज्य के कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी थी। दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा, ये 3 ही के टर्मिनोलॉजी। ये वो चीज़ें मैंने उठाई हैं जो नॉर्मल प्रश्न बनते हैं या जिन पर प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे आप जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे तो उसमें चीज़ें आएंगी, तो आप निश्चिंतता के साथ में चीज़ों को कवर करते चलिए। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना से बचाव करिएगा और साथ ही साथ में खुश रहिए भैया। खुश रहना पहली प्राथमिकता है अच्छा स्कोर करने के लिए। स्ट्रेस मत लो माइंड पे। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखो, खासतौर पे वो चीज़ों के लिए कि स्ट्रेस जिन चीज़ों से आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है। तो बच्चा इस चीज़ को विश्वास के साथ में मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि आप अपने सुधार पे काम करिए, दूसरों की ज़ुबान पे काम मत करिए। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचता है, इट डजंट मैटर। मेन मुद्दा यह है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी क्षमताओं को कहां तक आंकते हैं, आप अपनी कैलिबर को कहां तक समझते हैं, आप अपने अंदर कितना प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। फेलियर पास होना सब चलता रहता है, ये बकवास बात है। खुश रहिए, एंजॉय करिए और लर्निंग पर काम करिए। लर्निंग करोगे तो भविष्य में अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।